हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का। सो लेट्स ऑल कनेक्ट नाउ। दोस्तों, टॉपिक है आज का एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। ठीक, एग्ज़ाम चूँकि नज़दीक है और एग्ज़ाम में यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑलरेडी मैं आपकी एक क्लासेस प्रायद्वीपीय भारत के जो प्रमुख पर्वत चोटियाँ उस पर ले चुका हूँ, नदियों पर एक क्लास ले चुका हूँ और इसके अलावा मैंने क्लास ली थी बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया पर ली थी। तो ये फोर्थ क्लास है, चौथी क्लास है जो मैं इस पर ले रहा हूँ और ये इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर ध्यान से पूरा देखिएगा। ठीक, अब एग्रीकल्चर में जो टॉपिक इंपॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी रहती है वो टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो पूछा जाएगा आपसे एग्रीकल्चर में कि क्रॉप्स के बारे में, है ना, फसलों के बारे में, है ना, हर एक फसल के पैदा होने की अलग अलग कंडीशंस है ना। किसी का टेम्परेचर अलग है तो कहीं पर रेनफॉल अलग है, तो रेनफॉल के साथ साथ कहीं पर सॉइल डिफरेंट है। हर एक क्रॉप का रीजन यानी क्षेत्र भी अलग अलग है ना। और कौन सा स्टेट, एक तो ये तो क्रॉप के लिए क्या प्रॉपर्टीज चाहिए वो, और दूसरा उस क्रॉप का डिस्ट्रीब्यूशन, क्रॉप का डिस्ट्रीब्यूशन, और डिस्ट्रीब्यूशन में पूछा जाएगा आपसे कि कहाँ कहाँ उस क्रॉप का विस्तार है, रीजन पूछा जाएगा, और प्लस स्टेट की रैंक पूछी जा सकती है आपसे, है ना। कौन सा स्टेट आगे है गेहूं के उत्पादन में, चावल के उत्पादन में, या कॉफ़ी के उत्पादन में, चाय के उत्पादन में, तिलहन के उत्पादन में, या फिर मिलेट्स के उत्पादन में। ठीक, और उत्पादन के साथ साथ दूसरा जो इम्पॉर्टेंट है, उत्पादन के साथ दूसरा इम्पॉर्टेंट है उसका स्टोरेज, यानी भंडारण। दूसरा जो ऑप्शन है स्टोरेज, वो है भंडारण, कि किसका भंडारण कहाँ पर ज़्यादा है। तो दो आपके पास कैटेगरी के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। और तीसरा जो एग्रीकल्चर में क्वेश्चन बनते हैं वो एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन से बनते हैं। इंस्टीट्यूशन, कौन सा संस्थान कहाँ कहाँ पर है। तीसरा, फसलों में जो लगने वाली जो बीमारियां हैं, है ना, फसलों में लगने वाली जो बीमारियां हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में पूछा जाता है। जैसे आपने अभी देखा होगा कि इस बार आरओ एग्जाम में फसलों को जो लगने वाली बीमारियां हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछा था उसने। पीसीएस प्री में भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो एक ये हो गया। अच्छा, एक जो कैटेगरी है यहाँ से एग्रीकल्चर के बाद, वो दूसरी कैटेगरी है इरिगेशन की, यानी सिंचाई, है ना। तो सिंचाई भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसको भी मैं कवर करूँगा अभी, है ना। सिंचाई में किस क्षेत्र में सिंचाई नलकूप से होती है, मध्यम सिंचाई का क्या क्राइटेरिया है, वृहद सिंचाई का क्या क्राइटेरिया। जैसे मान लीजिए 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड को हम कंसिडर करते हैं वृहद सिंचाई में, फिर 2,000 से 10,000 हेक्टेयर के बीच में हम कंसिडर करते हैं मध्यम सिंचाई, और फिर 2,000 हेक्टेयर से कम लैंड वाले एरिया में जो हम सिंचाई करते हैं वो है लघु सिंचाई, है ना। अब लघु सिंचाई में ही माइक्रो इरिगेशन की बात होती है, यानी स्प्रिंकलर सिंचाई और ड्रिप सिंचाई की बात होती है, ठीक। तो वो सब चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर कितना एरिया किस किस राज्य में किससे सिंचाई ज़्यादा होती है। जैसे मान लीजिए हम बात करें कि कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा सिंचित है, तो पंजाब में जितना भी एग्रीकल्चर लैंड है उसमें सबसे ज़्यादा जो सिंचित भूमि है वो पंजाब की है, सबसे अधिक सिंचित भूमि पंजाब की है। फिर उसके बाद यूपी का नंबर आता है। इसी प्रकार से जैसे यूपी की अगर हम बात करें तो कौन सा ऐसा क्षेत्र है यूपी में जहाँ जो किस प्रकार की सिंचाई मेथड का यूज़ ज़्यादा होता है यूपी में, तो नलकूप का यूज़ ज़्यादा होता है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। फिर एग्रीकल्चर में ही क्वेश्चन पूछा जाता है आपका उर्वरकों से, फर्टिलाइजर से। जैसे मान लीजिए NPK का रेशियो कई बार पूछ लेता है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं हॉलिस्टिकली, संक्षिप्त में, बहुत डिटेल में नहीं, क्योंकि आपका एग्जाम नज़दीक है, आपको उसको जल्दी कवर करना है, तो बहुत लंबा वीडियो मैं नहीं लेके जाऊँगा। छोटी क्लास में, यानी 30 से 45 मिनट की क्लास में मैं इस पूरे सेशन को कंप्लीट करूंगा और कोशिश करूंगा कि जितना भी सेगमेंट इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर में और इरिगेशन में वो आपको बता दूं। आइए शुरुआत करते हैं। इस क्लास की PDF बता देता हूं आपको। PDF आपको इस क्लास की यहाँ पर मिलेगी, वैभव शिवहरे ऑफिशियल। इस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, यहीं पर आपको मेरी क्लास की PDF मिलेगी, ठीक। या फिर आप इस QR कोड को स्कैन करेंगे तो भी आप डायरेक्ट मेरे चैनल या ग्रुप से जुड़ जाएंगे। चलो, तो दोस्तों सबसे पहले हम एग्रीकल्चर की हम डेफिनेशन देखें तो फूड ऑर्गेनाइजेशन जो FAO है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है,
रोम में। द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन डिफाइंस एग्रीकल्चर द साइंस, आर्ट एंड द प्रैक्टिस ऑफ कल्टिवेटिंग सॉइल, प्रोड्यूसिंग क्रॉप एंड राइजिंग द लाइव स्टॉक। नंबर 1 बात सुन रहे हैं मेरी बात को? तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन डिफाइंस एग्रीकल्चर द साइंस, आर्ट एंड द प्रैक्टिस ऑफ कल्टिवेटिंग द सॉइल, प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स एंड राइजिंग द लाइव स्टॉक। ये तो एक बेसिक डेफिनेशन है, ठीक है। दूसरा आप ये देखोगे, नीति आयोग की रिपोर्ट कह रही है कि जो इरिगेटेड एरिया है, यानी जो सिंचित भूमि है, जो सिंचित भूमि है, जो इरिगेटेड एरिया है, जो सिंचित भूमि है, आउट ऑफ द नेट क्रॉप्ड एरिया 140 मिलियन हेक्टेयर हैज इंक्रीज्ड टू 55% फ्रॉम 47% इन द लास्ट 6 ईयर्स। ठीक है, 55% इंक्रीज हुआ है पिछले 6-7 सालों में। अगर भारत में हम कुल भूमि उपयोग की बात करें, अगर हम लैंड के यूज की बात करें, लैंड पैटर्न की हम बात करें, तो उसमें भारत की कुल भूमि का 56% जो है, 46% हिस्सा ये आपका शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप देखोगे तो शुद्ध बोया गया क्षेत्र और परती भूमि दोनों को हम शामिल करते हैं। परती भूमि मतलब ये होता है आपका फॉलो लैंड, है ना, फॉलो लैंड होता है, या फैलो लैंड भी इसको बोलते हैं। परती भूमि यानी हमने, चूंकि भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो गई है, इसलिए हमने 1 साल के लिए उसको छोड़ दिया, तो वो परती भूमि कहलाती है। परती भूमि का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अगर हमने किसी भूमि को 1 साल के लिए छोड़ दिया है, यानी हम किसी प्रकार का वहां पर इरिगेशन नहीं कर रहे हैं, किसी प्रकार का हम वहां पर फसल उत्पादन नहीं कर रहे हैं, छोड़ दिया हमने 1 साल के लिए, तो वो परती भूमि कहलाती है। अगर 1 साल से ज्यादा कोई खेत छोड़ दिया, हमने कोई फसल उत्पादन नहीं किया, तो वो 2 कैटेगरी की परती भूमि कहलाती है। एक तो वर्तमान परती भूमि, यानी 1 साल से कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, और 1 साल से ज्यादा अगर हम प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं किसी खेत पर, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा स्थायी परती भूमि। गॉट इट? मैं उम्मीद कर रहा हूं इतनी बात आप लोगों को यहां तक स्पष्ट होगी। ठीक है, तो कुल कृषित भूमि, शुद्ध बोया गया क्षेत्र 46%, परती भूमि है 7%। इस दृष्टिकोण से ध्यान रखिएगा, इस दृष्टिकोण से टोटल जो परसेंटेज बन रहा है वो 53% बन रहा है। तो कृषित भूमि 46% है, इसमें 7% के आसपास परती भूमि शामिल है, 22% के आसपास फॉरेस्ट शामिल है, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि है 5%। तो ये बेसिक कंसेप्ट है, हमें पता होना चाहिए कि परती भूमि क्या होती है, वो मैंने आपको बता दिया है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र और परती भूमि का क्या कंसेप्ट है। जैसे इधर आप देखोगे तो वर्तमान परती भूमि, 1 वर्ष के लिए किसी भूमि को छोड़ दिया जाए, ठीक, पहले वहां पर खेती की जाती थी, लेकिन अभी वर्तमान में उपजाऊ शक्ति कम होने के कारण वर्तमान में इसे खाली छोड़ दिया है। भारत में ऐसी भूमि कितने % के आसपास है? भारत में ऐसी भूमि का परसेंट है 4.7%। पहले खेती करते थे, लेकिन उर्वरा शक्ति, उसकी फर्टिलिटी पावर कम हो गई, इसकी वजह से हमने उसको छोड़ दिया। वर्तमान परती भूमि के अतिरिक्त परती भूमि कौन सी है? कई वर्षों से भूमि परती भूमि के रूप में पड़ी हुई है, कई वर्षों से, ठीक है, 2 वर्ष से 5 वर्ष तक, उसको हम पुरानी परती भूमि भी कहते हैं, इसको याद रखना है, राइट। अब परती भूमि और पुरानी परती भूमि, इन दोनों को जोड़ लेते हैं और शुद्ध बोया गया क्षेत्र, और हमारे पास जो अवेलेबल लैंड है उसको जोड़ लेते हैं, तो टोटल वो आपका शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहलाता है। ये एक बेसिक बात है, इसको याद रखना है। अब चूंकि आप एक बात ये भी समझें कि लगातार पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो बढ़ती हुई पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए, पॉपुलेशन चूंकि बढ़ रही है ना, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हमें प्रोडक्शन भी ज्यादा करना पड़ेगा। तो ऐसे केस में बात आती है गहन कृषि की। ऐसे केस में बात आती है किसकी? गहन कृषि की। नाउ व्हाट इज गहन कृषि? गहन कृषि क्या है? ठीक, शस्य गहनता, इंटेंसिटी ऑफ क्रॉपिंग उसको कहते हैं। शस्य गहनता, इंटेंसिटी ऑफ क्रॉपिंग उसको कहा जाता है। बेसिकली दोस्तों, इंटेंसिटी ऑफ क्रॉपिंग या शस्य गहनता वो है कि जैसे मान लीजिए आपके पास 10 हेक्टेयर लैंड है, ठीक, एक एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास 10 हेक्टेयर लैंड है। 10 हेक्टेयर लैंड में साल में पता चला एक ही क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हो, तो आपने उस लैंड को 10 हेक्टेयर लैंड के रूप में यूटिलाइज किया। लेकिन अगर साल में आप उसमें 2 नहीं 3 या 4 क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हो, तो मान लीजिए 10 हेक्टेयर लैंड आपके पास है, 10 हेक्टेयर में आपने एक बार 10 में गेहूं लगा दिया, फिर 5 में आपने चावल लगा दिया, 5 में आपने कुछ और लगा दिया, मान लीजिए सरसों लगा दिया, तो टोटल लैंड कितना था आपके पास? 10 हेक्टेयर। लेकिन यूज कितना किया आपने? एक्चुअल यूटिलाइजेशन कितना किया? 20 हेक्टेयर। समझ रहे हैं बात? आपके पास टोटल लैंड कितना था? टोटल लैंड था आपके पास कुल बोया गया क्षेत्र डिवाइडेड बाय शुद्ध बोया गया क्षेत्र, ठीक है, कुल बोया गया क्षेत्र डिवाइडेड बाय शुद्ध बोया गया क्षेत्र आपके पास था 10 हेक्टेयर। लेकिन आपने यूज कितना किया? यूज उसको किया आपने 20, क्योंकि आपने 5 में गेहूं, 10 में गेहूं लगाया दिया, 5 में चावल लगा दिया, 5 में आपने बाद में सरसों लगा दिया, था 10, लेकिन
फसल कितने हेक्टेयर में ले लिया आपने? 20 हेक्टेयर में। तो 20 डिवाइडेड बाय 10 गुणे 100, तो सिंपल सा कैलकुलेशन है, यानी इंटेंसिव शस्य गहनता कितनी हो जाएगी? 200%। 10 हेक्टेयर था, आपने उसको डबल यूटिलाइजेशन कर लिया। अब जरूरत है इसकी, जरूरत इसकी दोस्तों इसलिए है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, खाद्यान्न की आवश्यकता और खाद्यान्न की डिमांड भी लगातार बढ़ती जा रही है। और ये कर पाना इसलिए भी संभव है, ये कर पाना इसलिए भी संभव है क्योंकि कृषि में प्रौद्योगिकी का प्रयोग हो रहा है, टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है, सिंचाई के नए नए संसाधन आ रहे हैं हमारे पास। अब हमारा जो पहले किसान जो है केवल सिंचाई के लिए मानसून पर निर्भर थे, है ना। हालांकि अभी भी भारत के बहुत ऐसे क्षेत्र है जहां मानसून पर ही निर्भर हैं, लेकिन मानसून पर निर्भरता के साथ अब हमारे पास सिंचाई की नवीन तकनीक भी उपलब्ध है। तो अगर मान लीजिए बारिश के मौसम के अलावा अगर किसी और अन्य सीजन में, किसी दूसरी ऋतु में आपको कोई फसल उत्पादन करना है, तो वहां फसल उत्पादन करने के लिए आपको वाटर चाहिए। वो वाटर आपके पास सिंचाई के साधन के माध्यम से उपलब्ध है। तो आप एक साल में 3-3 बार, 4-4 बार फसल उत्पादन कर सकते हो। इसे पंजाब का किसान करता है। पंजाब में क्यों पर हेक्टेयर प्रोडक्शन ज्यादा है? जबकि पंजाब तो छोटा सा स्टेट है इन कंपैरिजन टू यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, इनके कंपैरिजन तो पंजाब छोटा स्टेट, उसके बावजूद भी पंजाब में प्रोडक्शन पर हेक्टेयर प्रोडक्शन गेहूं का भी ज्यादा है, पर हेक्टेयर प्रोडक्शन वहां धान का भी ज्यादा है, डिस्पाइट ऑफ हैविंग द स्मॉल एरिया। बिकॉज पंजाब का जो मैक्सिमम जो लैंड है, टोटल लैंड का 97% लैंड पंजाब का इरिगेटेड है। इरिगेटेड मतलब सिंचित क्षेत्र है, वो केवल और केवल मानसून के द्वारा होने वाली बारिश पर निर्भर नहीं है। दे हैव सम अदर मेजर्स ऑफ इरिगेशन ऑल्सो, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, दूसरा आप देखोगे तो भारत में अगर हम बात करेंगे कृषि के प्रकार, तो भारत में ये सब अलग अलग कृषि के प्रकार हैं, ठीक है। रोपण कृषि, जैसे मान लीजिए केला की हम बात करें तो केला एग्जाम्पल है किसका? प्लांटेशन फार्मिंग का, रोपण कृषि का। ट्रक फार्मिंग क्या होता है? ट्रक फार्मिंग आपके पास बड़ा लैंड है, जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, आप वेजिटेबल लगा रहे हैं, आप फ्लावर्स लगा रहे हैं, या आप डेकोरेटिव फ्लावर्स लगा रहे हैं, कुछ भी ऐसा प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो एक स्थान से दूसरे मंडी तक पहुंचने, यानी खेत से मंडी तक पहुंचने में आपको बाय ट्रक एक रात में वो डिस्टेंस कवर हो जाए, उसको हम कहते हैं ट्रक फार्मिंग। बागानी फार्मिंग है, व्यापारिक कृषि है, इस प्रकार से अलग अलग। यहां से मेंस में क्वेश्चन बनता है, प्रीलिम्स में यहां से क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए सीढ़ी नुमा कृषि है या सोपानी कृषि है, स्टेप फार्मिंग कहां पर होती है सर? उन क्षेत्रों में होती है जो पहाड़ी इलाके हैं, जहां पर जल अपर्दन की वजह से मिट्टी का कटाव बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए, वाटर को, जल अपर्दन को रोकने के लिए सीढ़ी नुमा या ढाल नुमा कृषि का प्रयोग करते हैं हम लोग, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट है, उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट क्रॉप्स की, ठीक है। तो क्रॉप्स में सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे धान की। क्रॉप में हम सबसे पहले बात किसकी करेंगे? धान की बात करेंगे, चावल की बात करेंगे। तो धान की 3 किस्में हैं, अमन, ओस और बोरो। धान की 3 किस्में हैं, ए, बी, सी, अमन, ओस और बोरो। ये 3 अलग अलग किस्में हैं धान की, ठीक है। इसमें से दोस्तों जुलाई अगस्त के आसपास जो है रुपाई होती है अमन की, अक्टूबर दिसंबर के बीच में कटाई होती है, और फिर बोरो जो है मई जून सितंबर अक्टूबर के महीने में ओस, और फिर बोरो की बारी आती है नवंबर दिसंबर में। अमन, ओस और बोरो, ये 3 प्रमुख प्रजातियां, इसको रख लीजिए, याद कर लीजिए। वेस्ट बंगाल में मेनली आपको अमन, ओस और बोरो चावल की प्रमुख किस्में हैं, यहां आपको देखने को मिलता है, ठीक। कुल फसल उत्पादन में धान का जो कंट्रीब्यूशन है वो 42% है। धान के लिए रेनफॉल ज्यादा चाहिए, धान के लिए रेनफॉल 100 सेंटीमीटर से ज्यादा चाहिए, ठीक है। और तापमान भी 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा चाहिए। आपने देखा होगा धान भी जो है रोपण कृषि के एग्जाम्पल है। धान की रोपाई जहां पर होती है, धान को जहां लगाया जाता है वहां पौधे की रोपाई की जाती है, ठीक है ना। इसलिए धान किसके एग्जाम्पल है? रोपण कृषि के एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चावल की किस्म की बात करें, रत्ना है, IR8 है, जमुना है, कृष्णा है, सोनम है, पद्मा है, जया है, ये सब किस्म है। अभी आप इसको मत देखिए, आप केवल ये देखिए, मैं अगर आपको धान का ओवरऑल प्रोडक्शन बताऊं कितना है, धान का कौन सा स्टेट धान के प्रोडक्शन में इस समय आगे है, वो मैं आपको डायरेक्ट टेबल दिखा देता हूं। देखिए आप चावल की बात करेंगे तो वर्ल्ड लेवल पर तो चाइना नंबर 1 पर है, भारत दूसरे नंबर पर है, ठीक। दूसरा, इस टेबल को भी तो अगर एग्जाम के पहले रिवाइज करके चले जाओगे ना, ये जो टेबल दिख रही है, PDF दे दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, वैभव शिवहरे ऑफिशियल, यहां पर तुमको इस क्लास की PDF मिल जाएगी, इस क्लास की PDF आपको मिल जाएगी। राइस चाइना नंबर 1 पे, भारत नंबर 2 पर है। लेकिन अगर स्टेट वाइज बात करिए, लेटेस्ट रिपोर्ट है, स्टेट वाइज अभी तेलंगाना नंबर 1 पर है। पहले वेस्ट बंगाल हुआ करता था, लेकिन अभी तेलंगाना है, देन यूपी है, देन वेस्ट बंगाल है, देन उसके यूपी है, देन वेस्ट बंगाल है। टेम्परेचर की बात करें तो 21 से 37 टेम्परेचर चाहिए, 100 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल चाहिए। लेकिन फिर भी अगर हम पर हेक्टेयर प्रोडक्शन की तुम अगर हमसे बात करोगे ना, पर हेक्टेयर प्रोडक्शन की अगर आप बात करेंगे तो दोस्तों पर हेक्टेयर प्रोडक्शन में, धान के पर हेक्टेयर प्रोडक्शन में पंजाब नंबर 1 राज्य है।
धान के पर हेक्टेयर प्रोडक्शन में पंजाब लीडिंग स्टेट है, आज भी पंजाब है, देन तमिलनाडु, देन आंध्र प्रदेश, देन हरियाणा। चाइना नंबर 1 पर है, इंडिया दूसरे नंबर पर है। अमन, ओस, बोरो और रत्ना, आइयारिट, जमुना, कृष्णा, पद्मा, सोनम, ये अलग अलग प्रजातियां हैं किसकी? धान की। धान के बाद हम बात कर लेते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट क्रॉप। अच्छा, सबसे ज्यादा अनाज उत्पादन में सबसे नंबर 1 पर धान ही होता है, समझ रहे हैं? टोटल ग्रेन प्रोडक्शन का 42% धान है। धान के बाद हम बात करते हैं दोस्तों गेहूं की। गेहूं, ध्यान रखिएगा, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन की क्रॉप है। गेहूं की जो फसल है वो रबी की फसल है, गेहूं की फसल रबी की फसल है, और गेहूं का जो प्रोडक्शन किया जाता है, यानी गेहूं की जब बोया जाता है तो उसका समय यही है, वही अक्टूबर नवंबर के महीने में गेहूं को की बुआई करते हैं। तो कुल कृषि भूमि के 14% हिस्से पर, ध्यान रखिएगा, कुल कृषि भूमि के 14% हिस्से पर गेहूं की बुआई की जाती है। शीतोष्ण जलवायु की फसल है, टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल। 10 से 15 बुआई के समय 10 से 15 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। पानी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए गेहूं को। 50 से 75 सेंटीमीटर के आसपास रेनफॉल वाले रीजन में गेहूं को आराम से लगाया जा सकता है। और जब गेहूं की बुआई हो जाती है तो दिसंबर के महीने में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से रेनफॉल मिल जाता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से रेनफॉल मिल जाता है, वो गेहूं को पकने में सहायता करता है दिसंबर, जनवरी, फरवरी में। हाँ, लेकिन जब गेहूं पक रहा हो, फसल खड़ी हो गई, उस दौरान अगर बारिश हो गई तो गेहूं की फसल खराब हो जाती है ना? ध्यान रखिएगा। शीत ऋतु में वर्षा इतनी चाहिए, विश्व का 13% उत्पादन। अच्छा, मिट्टी किस प्रकार की चाहिए? तो लोमी सॉइल, दोमट मिट्टी और बलुई मृदा। दोमट बलुई मृदा गेहूं के लिए एकदम सुटेबल है। दक्षिण भारत में उष्ण जलवायु के कारण गेहूं जल्दी पक जाता है। दक्षिण भारत में ट्रॉपिकल क्लाइमेट के कारण जो है गेहूं जल्दी पक जाता है, एक ये याद रखना है आपको। और प्रमुख अगर हम उत्पादन की बात करें तो यूपी नंबर 1 पर है गेहूं के उत्पादन में, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। नंबर 1 यूपी है, देन पंजाब, देन एमपी, देन हरियाणा। प्रोडक्टिविटी की जब भी बात आएगी ना तो आप पंजाब को नहीं भूलेंगे। प्रोडक्टिविटी की बात आएगी तो पंजाब प्रमुख किस्म है। कल्याण, सोना, सोनालिका, लरमा, रोजो, हीरा, शेरा, सोनारा 64, ये अलग अलग गेहूं की प्रजाति है। अब मैं बात कर रहे थे ना फसलों को लगने वाले रोग। आरओ में क्वेश्चन जैसे पूछा गया, येलो रस्ट, ब्राउन रस्ट, ब्लैक रस्ट, ध्यान रखिएगा। येलो रस्ट, ब्राउन रस्ट, ब्लैक रस्ट, ये गेहूं को लगने वाले प्रमुख रोग हैं। ठीक है, गेहूं की फसल में जो रोग लगते हैं ये अलग अलग प्रजातियां हैं, है ना? सोनालिका, कुंदन, अमर, भवानी, चंद्रिका, कंचन, देशरत्न, गोमती, कल्याण, सोना, राज, सिंधु गंगा, प्रताप, अर्जुन, ये याद कर लीजिए। गेहूं की कुछ बौनी प्रजातियां हैं, जैसे शरबती, सोनोरा 64। शरबती गेहूं कहां होता है? एमपी में जीआई टैग मिल रखा है शरबती गेहूं को। ठीक है, लरमा रोजो 64 मैक्सिको में विकसित किया गया था। ठीक है ना? तो ये गेहूं की कुछ प्रमुख प्रजातियां हैं। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में प्रजातियों से भी क्वेश्चन बनता ही बनता है। ये तो बात होगी दोस्तों गेहूं की। गेहूं का वर्तमान डेटा के हिसाब से अगर हम देखें तो वर्तमान डेटा मैंने आपको बताया था, गेहूं के प्रोडक्शन में यूपी आगे है, यूपी, एमपी एंड देन पंजाब। चाइना नंबर 1, भारत दूसरे नंबर पर। 10 से 25 सेंटीमीटर रेनफॉल, टेम्परेचर 50 से 75 सेंटीमीटर की चाहिए हमें बारिश। ठीक है भाई साहब। गेहूं के बाद अगली जो फसल है वो है दोस्तों गन्ना। गन्ना, शुगर केन, इंपॉर्टेंट क्रॉप है। मैं उन्हीं क्रॉप को डिस्कस करूंगा जहां से क्वेश्चन बनता है बार बार। गन्ना, देखो गन्ना भी रोपण कृषि के एग्जाम्पल, और गन्ना की फसल जो है ना साल भर में लगभग 8 से 10 महीने तो गन्ना खेत पे खड़ा रहता है। इसलिए तुम देखोगे पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनुकूल जलवायु है गन्ने के लिए, लेकिन फिर भी गन्ने का वहां उतना उत्पादन नहीं है। वेस्टर्न यूपी जो है वहां पर गन्ने का उत्पादन ज्यादा है, ईस्टर्न यूपी में गन्ने का उत्पादन उतना ज्यादा नहीं होता है। नंबर 1 बात। गन्ना अनुसंधान केंद्र यानी शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? तो वो कोयंबटूर में। गन्ना अनुसंधान केंद्र कहां है? कोयंबटूर। दूसरा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी, कहां पर है? वो है कानपुर में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी इज इन कानपुर। ठीक है। भारत का देशज पौधा है, इंडिजीनियस प्लांट है इंडिया का। उष्णकटिबंधीय जलवायु है, ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट यहां पर मिल रहा है। 20 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास हमें टेम्परेचर चाहिए। 75 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर के बीच में रेनफॉल चाहिए गन्ने के लिए। इतना रेनफॉल चाहिए, इतना तापमान चाहिए। ठीक है ना? दूसरा आप देखोगे तो गन्ने के लिए कभी एमएसपी नहीं दी जाती, गन्ने के लिए हमेशा एफआरपी होती है। एफआरपी मतलब फेयर एंड रिन्यूमरेटिव प्राइसेस। ये एमएसपी और एफआरपी डिसाइड करने वाला जो इंस्टीट्यूट है वो सेम है, उसका नाम है सीएसीपी, ये याद रखना है। ये कमीशन है, ये आयोग है, सेम है। गन्ना 40% यहाँ, चीनी 60% यहाँ। 10 से 11 महीने की फसल है, रोपण कृषि की जाती है। विश्व में मैक्सिमम गन्ने का उत्पादन कहाँ पर हो रहा है? ब्राजील में हो रहा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर में है, ये याद रखेंगे आप। उत्पादन की बात करें तो प्रोडक्शन गन्ने का आज भी सबसे ज्यादा यूपी में है। उत्पादकता यानी पर हेक्टेयर प्रोडक्शन की अगर हम बात करें, पर हेक्टेयर प्रोडक्शन की बात करें तो पर हेक्टेयर प्रोडक्शन दोस्तों सबसे ज्यादा है
तमिलनाडु में। गन्ने का पर हेक्टेयर मैक्सिमम प्रोडक्शन तमिलनाडु में है। चूना युक्त मिट्टी गन्ने की वृद्धि में सहायक होती है। गन्ने की फसल मृदा से पोषक तत्वों को जल्दी नष्ट करती है, इसलिए अधिक खाद और उर्वरकों की भी जरूरत होती है गन्ने में। गन्ने के बाद दलहन की अगर हम बात करें, पल्सेस की बात करें, तो दोस्तों पल्सेस में जैसे इस बार आरओ में यहां से क्वेश्चन उसने पूछा है ना। आरओ में क्वेश्चन उसने क्या पूछा कि 4 दलहनी किस्मों के नाम दे दिए और उसने पूछ लिया इसमें से कौन रबी की है और कौन खरीफ की है। समझ रहे हैं बात? तो जैसे आप देखोगे तो दलहन में भारत का प्रमुख उत्पादक तो है ही है, ड्राई शुष्क फसल है, क्योंकि पानी ज्यादा नहीं चाहिए दलहन को। प्रोटीन का बहुत बड़ा सोर्स है दलहन। हम भारत में सबसे ज्यादा दलहन का इस्तेमाल करते हैं, इतना उपभोग होने के बावजूद भी दलहन हमको आयात करना पड़ता है। अब देखो हम लीडिंग प्रोड्यूसर हैं दालों के, लेकिन उसके बावजूद भी हम आयात, क्योंकि हमारे यहाँ कंजम्पशन बहुत ज्यादा है दालों का। इंडिया में ज्यादातर लोग वेजिटेरियन हैं और वेजिटेरियंस के लिए दाल जो है वो मुख्य प्रोटीन का सोर्स उनके लिए वही है। विश्व के कुल उत्पादन का भारत 24% दाल उत्पादन करता है। कुल बोए गए क्षेत्रफल में 11% हिस्सा है। प्रोटीन का बहुत बड़ा सोर्स है। और दालें जो है ना लेग्यूमिनस कुल की फसलें हैं, फलीदार फसलें हैं, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी सहायक है, यानी मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। इसलिए दालों का प्रोडक्शन करना और भी मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए हेल्पफुल है। ठीक है ना। तो चना, मटर, मसूर, उड़द, ये 4 याद कर लीजिए पहले तो। चना, मटर, मसूर, उड़द, ये तो है दोस्तों रबी की फसल। इधर तुम देखोगे तो अरहर और मूंग, ये किसकी फसल है? ये है खरीफ की फसल। अरहर और मूंग है खरीफ की। चना, मटर, मसूर, उड़द ये किसकी है? ये रबी क्रॉप है, ध्यान रखिएगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहायक है दोस्तों। इसके बाद हम दलहन में अगर हम बात करें प्रोडक्शन की, तो चने के बाद दूसरी महत्वपूर्ण फसल है तुअर। जितनी भी दलहनी फसलें हैं, चना, मटर, मूंग, उड़द, ये सब, इसमें से सबसे ज्यादा कौन सा होता है? चना। चने के बाद नंबर 2 पर होती है, चने के बाद नंबर 2 पर होती है दोस्तों क्या? चने के बाद नंबर 2 पर है दाल। कौन सी दाल? तुअर की दाल, अरहर की दाल। खरीफ की फसल है। 40 से 50 सेंटीमीटर के आसपास बारिश चाहिए, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास दोस्तों टेम्परेचर चाहिए। ठीक है। आर्द्र जलवायु में पैदा नहीं होती हैं दालें। दोमट मिट्टी यानी दोस्तों लोमी सॉइल चाहिए। 2% बोए गए, शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल के 2% क्षेत्रफल हम दालों का उत्पादन करते हैं। अब ये तो लिस्ट है, ये पिजन पी और लाल चना वैरायटी है, लेकिन अगर मैं इस मेन लिस्ट में हम दालों की बात कर लें तो दालों में जैसे अरहर है, देख लो इधर देखो, फोकस करना थोड़ा सा। अरहर की बात हो रही है तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भारत में। लीडिंग स्टेट कौन सा है अरहर के प्रोडक्शन में? कर्नाटक, महाराष्ट्र एंड यूपी। ठीक है। बात किसकी हो रही है? अरहर की। कर्नाटक, महाराष्ट्र और यूपी। समझ गए बात? दाल में, अरहर में कर्नाटक, महाराष्ट्र, यूपी। और उसके बाद यहां तो तंबाकू, रबर, चना। अच्छा चना की बात कर लो। चने में नंबर 1 कौन सा है सर? तो चने में नंबर 1 है एमपी, नंबर 2 है महाराष्ट्र, नंबर 3 है राजस्थान। तो आपसे ये तो वो अरहर का पूछेगा या फिर वो चने का पूछेगा। दलहनी फसलों में यही 2 प्रमुख फसलें, बाकी और भी है, मटर है, मसूर है, उड़द है, ये सब भी है, लेकिन मेन क्वेश्चन आपसे वो यहीं से बनेगा। गन्ने की बात मैंने आपको बताई थी, यूपी में गन्ना नंबर 1 पर है, फिर महाराष्ट्र पे, फिर कर्नाटक पे। इस टेबल को ही याद रखिएगा, यही फाइनल टेबल है, ठीक, क्योंकि यही लेटेस्ट है। चलो दलहनी फसलों के बाद हम बात करते हैं दलहन में, ये देख लीजिए जरा, ठीक है। कर्नाटक हो गया, मसूर में ये, मूंग में ये और उड़द में ये, ठीक है। अच्छा तिलहन की बात कर लेते हैं, ऑयल सीड्स की बात कर लेते हैं। तो ऑयल सीड्स में क्या क्या शामिल है दोस्तों? ऑयल सीड्स में जैसे मूंगफली शामिल है, ऑयल सीड्स में मूंगफली शामिल है, फिर दूसरे नंबर पर सोयाबीन है, फिर तीसरे नंबर पर तिल है, चौथे नंबर पर अलसी है, फिर 5वें नंबर पर अरंडी का तेल है, 7वें नंबर पर सरसों का तेल है, 8वें नंबर पर सूरजमुखी है, 9 नंबर पर नारियल है। मतलब ये इतने सारे, ये सब किस में आता है? ये सब तिलहन में आता है। कुल कृषि भूमि के 14% भाग पर ये कुल इसको बोया जाता है, ठीक। मूंगफली के लिए ब्राजील का ये मूल पौधा है, उष्णकटिबंधीय जलवायु इसके लिए सुटेबल है। तिलहन उत्पादन में 50% योगदान है, प्रोटीन विटामिन 40-50% जो है इसमें मिल जाता है, ठीक। कुल कृषि भूमि के 3.6 भाग पर इसको किया जाता है तैयार। गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु में गुजरात का नाम सबसे आगे है, इसको याद रखिएगा। नाइट्रोजन में वृद्धि करता है, मूंगफली जो है नाइट्रोजन में वृद्धि करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्पफुल है। अच्छा अभी यहां तो गुजरात लिखा है, लेकिन एक बार हम फाइनल टेबल भी चेक कर लेते हैं। और फाइनल टेबल के अंदर हमें देखने को मिल रहा है कि मूंगफली में गुजरात सेम, गुजरात है, राजस्थान है, देन एमपी है। सोयाबीन भी तिलहनी है, सोयाबीन, सूरजमुखी, रैपसीड,
सोयाबीन ब्राजील, अच्छा सोयाबीन में ध्यान से देखिएगा, सोयाबीन में एमपी हमेशा से आगे रहा है। सूरजमुखी की बात करें सनफ्लावर में यूक्रेन हमेशा से पहले नंबर पर रहा है, लेकिन इंडिया के अंदर कर्नाटक सूरजमुखी। रेपसीड की बात करें और सरसों के तेल की बात करें तो दोस्तों नेपाल और, लेकिन भारत में सरसों के उत्पादन में राजस्थान हमेशा से, सरसों में राजस्थान, सोयाबीन में एमपी रहा है हमेशा से, और अरहर में कर्नाटक, ध्यान रखना है, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बता ही दिया है। दालों के बाद हम बात कर लेते हैं एक और फसल जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है दोस्तों, वो है आपका रबर। अच्छा रबर से पहले एक ये चीज समझ लीजिए, रेशम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। समझिए टसर रेशम है झारखंड, इरी रेशम है असम, मूंगा रेशम है असम, शहतूत यानी मलबरी कहां है, कर्नाटक। ये भी मैच द फॉलोइंग में पूछा जाता है। एक तरफ लिख देगा टसर, इरी, मलबरी और ये सब लिख देगा, और दूसरी तरफ स्टेट लिख देगा कि कौन सा रेशम कहां मिलता है। तो ये आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। अच्छा रबर की अगर हम बात कर लें दोस्तों, रबर का जो मूल पौधा है उसको बोलते हैं हीबिया बेसिलियोन्सिस। हीबिया बेसिलियोन्सिस रबर का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है केरला में, भूलना नहीं है। केरल में 87% अकेले रबर का उत्पादन केरल में हो रहा है। 200-300 सेंटीमीटर के आसपास रेनफॉल चाहिए रबर के लिए। हीबिया बेसिलियोन्सिस, वैसे तो अमेज़न के जंगल में नेचुरल रबर मिलती है। रबर के प्लांट से जो दूध मिलता है ना, उसी से लेटेक्स बनती है। लेटेक्स क्या है, रबर है। ठीक है। त्रावणकोर और मालाबार में खूब प्रोडक्शन होता है। 300 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल चाहिए और इतना टेम्परेचर चाहिए रबर के लिए। रबर के बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों, चाय की बात कर लेते हैं। टी भारत में सबसे ज्यादा पिया जाने वाला ये पेय पदार्थ जो लोगों की सुबह उठते ही पहले चाहिए। उष्ण आर्द्र जलवायु यानी वेट और ड्राई क्लाइमेट वाले क्षेत्र की फसल है। इतना टेम्परेचर चाहिए। पहाड़ी ढालों पर रबर लगाई जाती है दोस्तों। रबर कहाँ लगाई जाती है, ये पहाड़ी ढालों पर। चाय कहाँ लगाई जाती है, पहाड़ी ढालों पर। चाय के प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा कोई राज्य आगे है तो वो ध्यान रखना है आपको। चाय के उत्पादन में असम नंबर 1 पर है, फिर उसके बाद मेघालय है। ठीक है। थीन नाम का पदार्थ मिलता है जिससे नशे की आपूर्ति, नशा जो है, नशा और स्फूर्ति जो तुमको महसूस होती है ना, चाय में थीन होता है इसलिए। बोलते हैं ना चलो चाय पी लेते हैं गिलास, थोड़ा एनर्जी आ जाएगी, वो इसीलिए है ना। रोपण कृषि का एग्जाम्पल है ये भी। बारिश चाहिए इसमें साल भर, क्योंकि नमी चाहिए। चाय को पैदा होने के लिए नमी चाहिए, और असम में सबसे ज्यादा आपको चाय का उत्पादन देखने को मिलेगा। इसी तरीके से अगर हम कॉफी की बात करें तो कॉफी दोस्तों वैसे तो कहां का पौधा है, कॉफी देखोगे तो एबिसीनिया, इथियोपिया है अफ्रीका में, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, वहां पर है एबिसीनिया। कॉफी वहां का मूल पौधा है। कर्नाटक में लेटराइट मिट्टी, ध्यान रखिएगा, कर्नाटक में जो लेटराइट मिट्टी पाई जाती है वहां पर इसके लिए सबसे ज्यादा अनुकूल है। सर्वप्रथम कॉफी कहां लगाई गई, बाबा बूदन की पहाड़ियों में। कॉफी सबसे पहले कहां लगाई गई, बाबा बूदन की पहाड़ियों में लगाई गई। कहां से लाए थे कॉफी लाए थे सर यमन से। कॉफी लाए थे इंडिया में यमन से, है मूलतः वो एबिसीनिया का। कॉफी भी ना ढालदार क्षेत्रों में लगती है, यानी 900 से 1100 मीटर समुद्र तल से 900 से 1100 मीटर की ऊंचाई में कॉफी का उत्पादन किया जाता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। कॉफी के उत्पादन में कर्नाटक नंबर 1 है, चाय के उत्पादन में असम है, रबर के उत्पादन में केरल है, ध्यान रखिएगा। अरहर के उत्पादन में कर्नाटक, सोयाबीन के उत्पादन में एमपी, ये भूलना नहीं है, सरसों के उत्पादन में राजस्थान। सुन पा रहे हैं आप बात। कपास के उत्पादन में गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों का नाम आता है ना। तो ये आप याद रखिएगा, कॉफी में हमेशा से, कॉफी के उत्पादन में कर्नाटक नंबर 1 रहा है। अच्छा, एक फसल और बीच में मिस हो गई, हम बात कर लेते हैं दोस्तों कपास की। कपास, यहां से भी क्वेश्चन बनता है कपास से। कपास का जो उत्पादन है महाराष्ट्र एंड देन गुजरात, महाराष्ट्र गुजरात, काली कपासी मृदा बड़ी इसके लिए अनुकूल होती है ना। कपास में सबसे खास बात जानते हैं क्या, 210 दिन फ्रॉस्ट फ्री होने चाहिए, पाला रहित होना चाहिए। मूल रूप से भारत का है, दक्कन के पठार, अमेरिकन कपास, भारत उत्तर पश्चिम क्षेत्र में नरमा के नाम से जानते हैं उसको, झाड़ीनुमा पौधा है। कपास का फूल आने के समय आकाश का बादल रहित होना चाहिए, ये यूपीएससी में पूछा गया सवाल है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की फसल है ना। वर्ष में 210 दिन पाला रहित होने चाहिए, ये यूपीपीसीएस में पूछ चुका है। वर्ष में 210 दिन पाला रहित होनी चाहिए कपास के लिए। चमकीली धूप, हल्की वर्षा और हाई टेम्परेचर बड़ा अनुकूल है कपास के लिए। नमी युक्त माहौल, नमी युक्त वातावरण कपास के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। महाराष्ट्र में, फिर उसके बाद आता है गुजरात में, ध्यान रखिएगा। चलो, चाय हो गई, कॉफी हो गई। अब ये प्रमुख, अच्छा मखाना आजकल बड़ा चर्चा में है। बिहार में इसका 90% प्रोडक्शन होता है। मखाने का 90% प्रोडक्शन कहां पर है, मखाने का 90% प्रोडक्शन बिहार में है, फॉक्सनट। ठीक है। मिथिला जो मखाना है उसको जीआई टैग मिला है, ध्यान रखिएगा, मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला है। ठीक, द ग्लोबल मखाना मार्केट वॉज वैल्यूड, इतना डॉलर का था।
नोन एज अ फॉक्सनेट ड्राई सीड है, बिहार अकेले 90% मखाना। आजकल मखाने का जो है बाजार बहुत बड़ा होता जा रहा है। ठीक, चलो नेक्स्ट। अब मैं बात करूंगा दोस्तों पशुओं को लगने वाले जो रोग हैं। देखो जैसे मान लो एग्जाम में पूछा जा चुका है, गला घोंटू, ये बैक्टीरियल डिसीज है। किसको होती है? गाय को और भैंस को। गिल्टी रोग बैक्टीरियल डिसीज है, बकरी को, घोड़ा को। ये पूछेगा, ये एग्जाम में पूछा है, गला घोंटू और गिली तो पूछा ही पूछा है ना। जैसे खुरपका या मुंह पका, ये क्या है? वायरल बेस्ड डिसीज है, सभी पालतू पशुओं को अक्सर देखने को मिलती है ना। तो मिल्क फीवर है, जॉन रोग है, संक्रामक गर्भपात है। अब जैसे मान लीजिए मिल्क फीवर है, अब मिल्क फीवर आपको ये बैक्टीरियल डिसीज है, ये आपको गाय में देखने को मिलती है। ठीक, इसी तरीके से जॉन रोग कैल्शियम बेस्ड डिसीज है, गाय, भैंस और बकरी में देखने को मिलती। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछता है वो, पशुओं को होने वाले रोग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, यहां पर टेबल में पशुओं की अलग अलग किस्म शामिल नहीं है, लेकिन वहां से भी सवाल बनता ही बनता है, उसको भी ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम, सब्जियों में रंग या कड़वापन के पीछे जिम्मेदार कारण क्या है। जैसे आप देखोगे मूली में तीखेपन के लिए आइसोसाइनेट, मिर्च में जो चरपराहट होती है उसके लिए कैप्सेसिन। आप देखो यूपीपीसीएस का पेपर उठा के देखो, घटना चक्र देखो, क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए मैंने इस टेबल में इन सबको शामिल किया गया। खीरे में कड़वाहट, कुकर बिटेसिन। प्याज में गंध, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। लहसुन में गंध, एलासिन की वजह से। ठीक है ना। करेले में जो कड़वाहट होती है वो होती है मेमोल्डी कोसाइड की वजह से। आलू का हरा रंग सेलेमिन की वजह से। टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन की। प्याज में लाल रंग एंथ्रोसाइनिन। मिर्च में लाल रंग कैप्सोन्थिन। गाजर में लाल रंग एंथ्रोसाइनिन। हल्दी में पीला रंग कुरकुमिन। और चने की पत्ती में जो खटास होती है वो किसकी वजह से? ऑक्जेलिक एसिड की वजह से होती है। आप यूपीपीसीएस के PYQ उठा के देख लीजिए, और उन PYQs में दोस्तों यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, पूछा गया है सवाल। आप देखिए घटना चक्र में आपको मिल जाएगा इसका सबूत, इसलिए मैं इसको कवर करा रहा हूं। तो ये रटना पड़ेगा, इसको रट लो, बार बार रट लो। एग्जाम टाइम में इसको बार बार रटोगे, 2-4 बार 5 बार रटोगे, एकदम क्लियर हो जाएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। आइए, एग्जाम का समय इसलिए ज्यादा तनाव नहीं दूंगा आपको, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातों पर ही चर्चा करूंगा। अननेसेसरी आपका टाइम भी खराब नहीं करूंगा और आपको तनाव भी नहीं दूंगा, क्योंकि एग्जाम नजदीक है। मैं केवल इस क्लास में उसी बात पर चर्चा करूंगा जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, जैसे मैंने गेहूं, चावल, कॉफी, चाय, रबर, दलहन, तिलहन, केवल इन्हीं फसलों के बारे में चर्चा करी है। आखिरी में टेबल दिखाऊंगा, वहां पर आपको पूरे फसलों की लिस्ट दी हुई है, कौन से राज्य में किसका प्रोडक्शन है उसकी सूची दी हुई है, उसको पढ़िएगा आराम से। गन्ना अनुसंधान, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, भारतीय चीनी, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय भेड़ प्रजनन, विश्व मौसम विज्ञान, खाद्य एवं कृषि संगठन रोम इटली में है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान मनीला में है, राष्ट्रीय केला अनुसंधान त्रिची में है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद गुजरात में, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? कानपुर में। इसके अलावा कुछ और एक तो इंस्टीट्यूट अगर घटना चक्र में मिल जाए तो यही नोट कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। एक तरफ हाथ रखो, बार बार पढ़ो, या आसपास कोई तुम्हारा दोस्त हो तो उससे पूछो कि भाई ये अनुसंधान केंद्र कहाँ है, वो अनुसंधान केंद्र कहाँ है। ठीक है ना, तो ये तैयार होना चाहिए आपको। ठीक है, केंद्रीय भेड़ प्रजनन हिसार में है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद इधर आप देखोगे तो आप लोग को पता है ना कि जैसे वो स्लैश एंड बर्न खेती होती है, झूम कृषि जिसको हम कहते हैं, तो झूम कृषि आपको इसके अलग अलग राज्यों में दरअसल अलग अलग नाम है। जैसे कुमारी जो है पश्चिमी घाट में, कमान वृंगा परमा डार्बी उड़ीसा में, झमुक उत्तर पूर्वी घाट में, पोंडू MP में, बेवार MP में, दीपा बस्तर में, छत्तीसगढ़ की बात हो रही है, जारा एरका दक्षिण भारतीय राज्यों में, वीरा मशान MP में, बलरा राजस्थान में, खील हिमाचल प्रदेश में। तो इन राज्यों में बेसिकली जो स्लैश एंड बर्न खेती, जैसे मान लीजिए झूम कृषि हम कहते हैं ना, झूम कृषि, तो बेसिकली ये झूम कृषि कहां होती है? तो झूम कृषि है आपकी नॉर्थ ईस्ट में, पूर्वोत्तर भारत में, ट्राइब्स के द्वारा, जनजातियों के द्वारा इन खेती को किया जाता है ना। तो ये भी देख लीजिएगा। अच्छा, एक चीज और देख लीजिएगा जो है में शामिल नहीं है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी ना अलग अलग देशों में जो स्लैश एंड बर्न है, जो झूम कृषि है, उसका अलग अलग नाम है, तो उसको बेटा जरूर देख लेना। यहां टेबल में शामिल नहीं कर पाया हूं, लेकिन उसको आप सूची जरूर देख लीजिएगा इंटरनेशनल लेवल पर। मंगोलिया में क्या बोलते हैं, थाईलैंड में क्या बोलते हैं, इस तरीके से। कॉफी बोर्ड, रबर बोर्ड, चाय बोर्ड, तंबाकू बोर्ड, अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड, मत्स्यिकी बोर्ड, मसाला बोर्ड, ये सब की सूची है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है। कृषि निर्यातक क्षेत्र लखनऊ है, आलू निर्यातक जोन यूपी का आगरा है, बकरी की नस्ल है जमुना पारी है, आलू में झुलसा नामक रोग होता है। किसान बही योजना की शुरुआत 1992 में हुई।
अंगोरा बकरी की ऊन के लिए जाना जाता है। ललित अमरूद की एक किस्म है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक चना बुंदेलखंड में होता है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई, लिखा हुआ है, इसको देखिएगा। और ये अलग अलग कल्चर, जैसे एग्जाम पूछ लेता ना, एक तरफ विटिकल्चर, सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, सीविकल्चर, ये दे दिया। अब ये किससे संबंधित है कल्चर? विटिकल्चर अंगूर से, पिसिकल्चर मछली पालन से, तो ऐसे अलग अलग है। वन के संरक्षण के लिए सिल्वीकल्चर, वर्मीकल्चर केंचुए पालन के लिए है। तो ये भी आपको महत्वपूर्ण वैज्ञानिक जो अध्ययन है उसको देखिएगा। अच्छा, इसके बाद मैं बात कर रहा था आपसे कि सिंचाई की हम बात करेंगे। तो सिंचाई में दोस्तों 3 श्रेणियों में सिंचाई होती है भारत में, है ना। 3 टाइप्स ऑफ इरिगेशन है, वृहद सिंचाई, मध्यम सिंचाई और लघु सिंचाई। सुन रहे हैं? वृहद सिंचाई, मध्यम सिंचाई और लघु सिंचाई। भारत में सिंचाई परियोजनाओं के प्रकार की हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले बात किसकी हो रही है? वृहद सिंचाई की। 10,000 हेक्टेयर से जो अधिक का जो लैंड है वहां वृहद सिंचाई, ठीक है। मध्यम सिंचाई की बात करें तो 2,000 से 10,000 हेक्टेयर का क्षेत्र शामिल है इसमें। इसमें प्रमुख सिंचाई का माध्यम क्या है? नहर सिंचाई। वृहद सिंचाई में क्या शामिल है? वृहद सिंचाई में बांध बनाते हैं, बड़े बड़े डैम बनाते हैं, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बनाते हैं, है ना। उसको सिंचाई के लिए और जल विद्युत दोनों के लिए यूज किया जाता है। फिर लघु सिंचाई की बात कर लेते हैं। लघु सिंचाई 2,000 हेक्टेयर से कम जो कृषि भूमि क्षेत्र है वहां पर लघु सिंचाई का हम करते हैं। तो इसमें हम टैंक यानी तालाब बनाते हैं, वेल बनाते हैं, ट्यूबवेल बनाते हैं। सूक्ष्म सिंचाई मेथड का भी यूज करते हैं दोस्तों, माइक्रो इरिगेशन। और इस माइक्रो इरिगेशन में ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर सिंचाई का यूज किया जाता है। ड्रिप पाइप बिछा दिया, वहां से पानी की बूंदें गिर रही हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम ड्रिप सिंचाई कहते हैं। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये देख लीजिए, जल उपयोग सबसे ज्यादा किसमें? कृषि में, फिर इंडस्ट्रीज में, फिर डोमेस्टिक में, ठीक है ना। 62% क्षेत्र भारत का सिंचित है। इसमें सबसे ज्यादा सिंचित भूमि जो यूपी में है, फिर एमपी में है, फिर उसके बाद हम तमिलनाडु में देखते हैं। इधर आप देखेंगे तो नहर सिंचाई का जो प्रतिशत है पहले की तुलना में घट गया है। तालाब सिंचाई का प्रतिशत पहले की तुलना में घट गया है। केवल और केवल कुआं एवं नलकूप सिंचाई है जिसका प्रतिशत बढ़ा है। यहां से क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैं शामिल किया हूं। क्वेश्चन पूछा जाएगा यहां से, ये यहां से, ठीक है। 429 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में, यानी 1950 से 1951 29.7%, ठीक। इधर आप देखोगे तो 1950 में 17% हो रहा था, अभी घट के केवल 2.5% रह गया। केवल यहां पर बढ़ा हुआ है, 29% से 62% हो गया। गांव इलेक्ट्रीफाइड हो गए, टेक्नोलॉजीज आ गई, पंप सेट लग गए, इसको लगाना भी थोड़ा सा आसान है, ठीक है ना। नहर सिंचाई का परसेंटेज घटता जा रहा है क्योंकि तालाब भी सूख रहे हैं और नहर भी श्रिंक होती जा रही है। और नहर सिंचाई के डिसएडवांटेज भी बहुत है। नहरों से जब जल रिसाव हो जाता है तो सीमा से अधिक पानी पहुंच जाता है खेतों में, जो अगेन खेतों के लिए बहुत हानिकारक है, डिजास्ट्रस है, याद रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर आप बात करें तो कुआं एवं नलकूप सिंचाई यूपी नंबर 1, दूसरे नंबर पर गुजरात। ये याद रखिए, स्टार लगाइए इस पर, इंपॉर्टेंट है ये। कुआं एवं नलकूप सिंचाई में यूपी सबसे ज्यादा होती है, यूपी में सिंचाई कुएं नलकूप से, फिर गुजरात में, राजस्थान, पंजाब एंड देन एमपी। नलकूपों की सर्वाधिक संख्या भी कहां मिलेगी आपको? सर, उत्तर प्रदेश में नलकूपों की सर्वाधिक संख्या मिलेगी। तालाब सिंचाई की बात करें तो तालाब सिंचाई में कौन सा राज्य आगे है? तालाब सिंचाई में तमिलनाडु आगे है, ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक तालाबों की संख्या भी आपको कहां मिलेगी सर? तमिलनाडु में। कुल कृषि भूमि में सिंचित भूमि का प्रतिशत पंजाब में, मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया, सबसे ज्यादा है, देन हरियाणा, देन यूपी एंड देन उसके बाद बात आती है सर बिहार की। तो कुल कृषि भूमि में कुल कृषि भूमि का सर्वाधिक सिंचित भूमि आपको पंजाब में मिलता है। एक चीज और समझ लीजिए ध्यान से कि जैसे मान लो ये भी पूछा जा सकता है ना कि सीमांत जोत 1 हेक्टेयर से कम क्षेत्र है तो सीमांत है, छोटी जोत 1 से 4 हेक्टेयर, मध्यम जोत 4 से 10 हेक्टेयर, बड़ी जोत 10 हेक्टेयर से अधिक। प्रीलिम्स में मैच द फॉलोइंग में यहां से क्वेश्चन पूछा था कि सीमांत जोत का खेत कितना साइज का होता है, तो 1 हेक्टेयर से कम होता है। सबसे ज्यादा परसेंटेज इसी का देखने को मिलेगा आपको। आइए अन्य एक महत्वपूर्ण बात पर डिस्कशन करते हैं और फाइनल रिवीजन की श्रृंखला में हम चाहते हैं कि आप ये टेबल को जरूर अच्छे से देख लें। कुल खाद्यान्न उत्पादन की अगर दोस्तों बात करें तो यूपी में सबसे ज्यादा ग्रेन प्रोडक्शन है। यूपी ग्रेन प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहां है? तो यूपी है, देन एमपी है, देन पंजाब है। कुल मोटा अनाज टोटल मिलेट्स सबसे ज्यादा राजस्थान में होते हैं। दलहन की बात करें तो एमपी में, ये केवल अरहर की बात नहीं हो रही है, सभी दलहन का मिला लें, पल्सेस को मिला लें तो एमपी लीडिंग स्टेट है। ऑयल सीड्स की बात करें तो राजस्थान, क्योंकि सरसों का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन राजस्थान में देखने को मिल रहा है। देन कुल दलहन का इतना है, ये जरूर याद रखिए। टोटल ग्रेन का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा यूपी में है, एमपी देन पंजाब। फाइनल टेबल आपने ये देख ही लिए, ये पीडीएफ में दूंगा आपको, मेरे टेलीग्राम चैनल पर जरूर कनेक्ट रहिएगा। वैभव शिवहरे ऑफिशियल सर्च करेंगे, मिल जाएगा। ये टेबल डाल दूंगा, उसको पढ़ लीजिएगा,
ठीक। बाजरा का सबसे ज़्यादा राजस्थान है, रागी कर्नाटक, बाजरा राजस्थान है, ज्वार महाराष्ट्र है, मक्का कर्नाटक है, गेहूं तो खैर यूपी है ही है। इधर आप देखेंगे तो कॉफ़ी की बात करें तो कर्नाटक लीडिंग है, चाय में असम है, जूट की बात करें तो वेस्ट बंगाल पहले भी था अभी भी, तंबाकू में पहले भी आंध्र प्रदेश था अभी भी आंध्र प्रदेश लीडिंग स्टेट है, चने में एमपी आगे है। ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण का कुछ डेटा है कि कृषि विकसित क्षेत्र में वार्षिक वृद्धि हुई है, इस डेटा को जरूर देख लीजिएगा। सिंचाई कवरेज में फसल क्षेत्र में भी वृद्धि हुई है, 55% तक बढ़ गया है क्षेत्रफल हमारा। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना में सिंचाई कवरेज उच्च है, जबकि झारखंड और असम में 20% से कम है। पंजाब में 98%, हरियाणा में 94%, यूपी में 84% भूमि सिंचित है, तेलंगाना में 86% भूमि सिंचित है। ये इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है 2024-25 का। ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे तो आपको एक बात और समझ में आएगी कि अलग अलग जो किस्म है भारत में, विश्व में, जैसे स्थान अगर हम देखें भारत का विश्व में स्थान, तो प्रथम स्थान किसमें? फूल में, दाल में, मसाले में, दूसरा चावल, गेहूं, कपास और गन्ना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। उत्पादन में इतने पर 17.5% की वृद्धि हुई है, ऑयल सीड्स में 17.5% की, और आयात में 63% की कमी देखने को मिली है खाद्यान्न तेलों में। गॉट इट? तो इतना कंटेंट आपके लिए एक इंपॉर्टेंट है कृषि से जुड़ा हुआ, इसको जरूर देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो ये जो अलग अलग मैंने आपको किस्म बताई ना फसलों की, इनको जरूर देखिएगा। और प्रति भूमि के डेफिनेशन याद कर लिए, डायरेक्ट आपसे एग्जाम में यहाँ से प्रति भूमि से भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। ठीक। तो ये छोटा सा मैंने वीडियो बनाया है इसलिए ताकि आप फास्ट रिवीजन कर सकें, क्विक रिवीजन कर सकें। पीडीएफ वीडियो चलाइएगा, पीडीएफ आपके पास टेलीग्राम में रहेगा, डाउनलोड कर लीजिए वहाँ से। वीडियो को देखने के दौरान पीडीएफ को साथ में रखिएगा और उसको रीड आउट करते जाइएगा। क्लियर? यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। और पीडीएफ कहाँ मिलेगी? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बार बार पूछा करते हैं कि सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी, पीडीएफ कहाँ मिलेगी। तो दोस्तों पीडीएफ आपको मिलती है मेरे टेलीग्राम चैनल पर। तो ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, इस लिंक पर आएंगे या फिर इस QR कोड को भी स्कैन कर लेंगे तो भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। क्लियर बात? ठीक है। चलो तो अभी ये क्लास करते हैं समाप्त। आप लोग से दोबारा मुलाकात होगी किसी दूसरी क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।